हेलो फ्रेंड्स, कल हमने चंदों का प्रशासन थोड़ा बहुत देखा था। तो आज हम डिटेल में चंदों का शासन देखने वाले हैं कि शासन प्रशासन में किस तरीके से ये लोग काम करते थे। ठीक है, तो कल हमने क्या जाना था कि चंदों ने अपने प्रशासन में क्या क्या चीज़ें शामिल की थी। जैसे उन्होंने नेपाल से कोई चीज़ें अपने कल्चर में डाल दी थी और कई चीज़ें उन्होंने मुग़ल शासन से सीखी थी। बहुत सी मतलब उन्होंने अपने अड़ोस पड़ोस में जो भी लोग शासन कर रहे थे उन लोगों से बहुत सी चीज़ें उन्होंने अपने भी राजकाज में जो है चीट करा था कह सकते हैं, या उनकी देखा देखी करके उन्होंने अपने राज्य में वही चीज़ें जो हैं बनाई थी। ठीक है, जैसे कि मुग़लों ने अपने प्रशासन में क्या करा था कि काम के हिसाब से लोगों के नाम रखे थे, उसी तरह से चंदों ने भी जो है लोगों के कार्यों के हिसाब से जो है नाम रखना स्टार्ट कर दिया। तो चंदों के शासन में हम देखते हैं कि तंत्र एक तरह का पंचायती राजतंत्र था। ठीक है, मतलब जैसे पंचायती राजतंत्र होता है उसी तरह का जो है वहाँ पे माहौल था। लेकिन इसी के साथ ही निरंकुश राजतंत्र के भी कुछ राजा जो है निरंकुश भी वहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं, जो अपने नाम के अंत में देव विरुद्ध धारण करते थे, जैसे कि वीरदेव, वीरमदेव, है ना। तो ब्रह्मदेव, इस तरह से भी हमें जो है नाम के अंत में जो देव का उच्चारण करते थे, धारण करते थे, ऐसे भी हमें कई शासक देखने के लिए मिल जाते हैं। देव तो भगवान के लिए यूज़ करते हैं, तो यानी कि वो लोग अपने को भगवान के समक्ष रखते थे। ठीक है, भगवान के सदस्य जो है वो अपने को मानने लग गए थे राजा होने के कारण, मतलब एक अहंकार वाली ध्वनि आ रही है ना। तो उसी तरह से जो है वो लोग अपने नाम के अंत में देव विरुद्ध धारण करने लग गए थे। यह ठीक वैसा ही विरुद्ध था जैसा मौर्य सम्राट अशोक अपने लिए देवान प्रिय, मतलब उसी तरीके से ये लग रहा था जैसे अशोक एक महान शासक था ना, तो उसका नाम हमें उसके अशोक जो मौर्य सम्राट था उसके अगर हमें जो शिलालेख मिलते हैं, उसके जो हमें स्तंभ लेख मिलते हैं, उसमें कई में देवान प्रिय अशोक का नाम मिलता है हमें। एक कुषाण सम्राट था, तो उसमें जो है चीनी पद्धति पर अपने को देवपुत्र उसने बोला था, वर्धन बोला था, है ना। तो उसी तरह से जो है यहाँ के लोग भी अपने को एक महान शासक के रूप में जो है अपने नाम के अंत में देव लगाने लग गए थे। तो उन्हीं का जो है अनुकरण चंद राजाओं ने भी, मतलब ये जो अशोक थे और कुषाण जो सम्राट थे, इन लोगों का ही अनुकरण करके इन्होंने, मतलब चंद शासकों ने भी अपने नाम के अंत में देव लगाना स्टार्ट किया। कत्यूरी राजाओं ने भी जो है देव लगाया करते थे। कत्यूरी राजा, ब्रह्मदेव जो अंतिम राजा था कत्यूरी सम्राट का, उसके नाम के पीछे आपने देखा होगा ब्रह्मदेव, देव लगाया था। तो इसी कारण जो है राजा अपने को देव प्रतिनिधि समझते थे। राजा ही राज्य का सर्वोच्च शासक होता था। ऑब्वियसली राजा तो सर्वोच्च शासक होता ही है, वहीं प्रधान न्यायाधीश भी था। ठीक है, मतलब न्यायाधीश भी होते थे, राजा भी होते थे, लेकिन जो राजा होता था वो सर्वोच्च शासक होता था। राज्य की समूची भूमि जो है वो जो प्रधान होता था उस राज्य का, उसके अधीन होती थी पूरी भूमि। ज़मीन को गूंठ में, संकल्प में, रौत में केवल राजा या फिर युवराज ही दे सकते थे। युवराज कौन हुए? जो राजा का पुत्र होता था वो युवराज होता था। ठीक है, तो जो राजा का पुत्र होता था युवराज, या तो वही भूमि को दान में दे सकता था या फिर खुद राजा। तो ज़मीन को गूंठ में देना मतलब संकल्प, या रौत मतलब पुरस्कारी, बहादुरी के लिए पुरस्कार दिया जाता था तो उसको रौत कहते थे ना। और मंदिरों के लिए अगर भूमि दान की जाती थी तो उसको गूंठ कहते थे। तो इस तरह से भूमि जो दान की जाती थी या तो राजा कर सकता था या फिर उसका पुत्र कर सकता था। पर्वत चंद हो गया, रतन चंद हो गया, त्रिमल चंद हो गया। पर्वत चंद, रतन चंद दोनों भाई थे ना। त्रिमल चंद ऐसे ही राजकुंवर थे जिन्होंने अपने पिता के होते हुए भी इन लोगों ने ज़मीन रौत में दी थी। ठीक है, त्रिमल चंद तो अपने पिता के रहते हुए बहुत टाइम तक इसने शासन किया था, 16 से 21 तक शायद इसने शासन किया था। तो 16 से 21 तक इसने शासन किया था त्रिमल चंद ने। तो इसने अपने पिता के, क्योंकि इसका पिता वृद्ध हो गया था तो इसीलिए जो है इसने तब तक शासन किया। तो इसने अपने पिता के रहते हुए भी भूमि जो है रौत में दान दी थी। ठीक है, क्योंकि इसके पिता ने जो दान दी थी भूमि, उसका ताम्रपत्र कहीं इधर उधर मिस हो गया था तो इसने दोबारा ताम्रपत्र बनवा के दिया था। बाह्य युद्ध के समय राजा स्वयं युद्ध में जाता था। अगर बाह्य युद्ध होता था कहीं और अपनी राज्य सीमा से बाहर युद्ध होता था
तो राजा स्वयं जाता था और उसके साथ उसका युवराज भी जाता था, मंत्री बख्शी, जो सेनापति होता था उसको बख्शी कहते हैं, ठीक है। तो सेनापति जाता था राजा के साथ, युवराज जाता था, मंत्री जाता था, वैद्य, सबसे इम्पोर्टेंट वैद्य युद्ध में, क्योंकि सैनिकों को अगर कुछ भी हो जाए तो वहाँ पे वैद्य की एक इम्पॉर्टेंट भूमिका होती थी, ठीक है। महत्वपूर्ण भूमिका जो है ये वैद्य की होती थी, तो वैद्य तो नेसेसरी जाता ही था। गुप्तचर भी जो है जाते थे, क्योंकि गुप्तचर का भी काम बहुत इम्पोर्टेंट होता था। वहाँ पे जो है गुप्तचर के अलावा कई बार ज्योतिषी लोग भी जाया करते थे कि इसके बाद क्या होने वाला है, इस तरीके से ज्योतिषी वहाँ पे बताते थे, ठीक है। क्योंकि वो युद्ध लड़ने का समय, ग्रह नक्षत्र उन लोगों को, राजाओं को बताते रहते थे। तो शांति काल में वह राज दरबार में, और जब युद्ध होता था राजा जाता था, और जब शांति काल रहता था, कोई युद्ध नहीं होता था, तो रोज जो राजा होता था वो राज दरबार में बैठकर प्रजा की शिकायतें सुनता था, सभासदों के परामर्श से जो है वो फैसले भी सुनाता था। मतलब कि जो राज दरबार में राजा बैठा है, लोग अपनी समस्याएं लेके आ रहे हैं, जैसे आजकल होता है एक दिन जनता दरबार लगता है हमारे कुमाऊं में, कमिश्नर साहब जो है बैठते हैं वहाँ पे, दीपक रावत जी, है ना, और जनता की जो है बातें सुनते हैं। तो इसी तरीके से उस टाइम पे भी जो है राज दरबार लगता था और प्रजा की बातें सुनी जाती थी, फिर उनकी बातों के हिसाब से जो है उनकी जो भी होता था उसमें सुनवाई की जाती थी, फिर फैसला सुनाया जाता था। तो दिल्ली के सुल्तानों और बादशाहों के संपर्क में आकर चंद राजाओं ने आखेट करना, मद्यपान करना और जुआ खेलना भी जो है सीख लिया था। क्योंकि दिल्ली के सुल्तान बादशाह क्या करते थे, यही सब काम करते थे ना दिल्ली के सुल्तान, ये चीज़ें उनकी फेवरेट होती थी, आखेट करना, मद्यपान, जुआ वगैरह खेलना। तो यही चीज़ जो है चंद राजाओं ने भी उनसे सीखी। राजा के व्यसन जो है आखेट, राजा के व्यसन जो बुरी आदतें जो होती थी, आखेट हो गया, मद्यपान, ठीक है, इनके जो शौक़ होते थे राजाओं के, द्यूत क्रीड़ा, द्यूत मतलब जो कुश्ती वगैरह नहीं होती है, वो दंगल टाइप का, और मिट्टी में जो खेला जाता है, मल्ल युद्ध, ये सभी जो है चंद राजाओं के थे। अपने मल्ल विद्या व्यसन के कारण ही सिरा के रैका राजा मल्ल कहे जाते थे, ठीक है। जो उनकी मल्ल विद्या थी उसी के कारण जो सिरा के रैका राजा थे, जो ये मतलब जो सिरा के रैका किसे कहा जाता, डोटी राजा होते थे ना, जो ये लोग जो है क्या कहलाते थे, मल्ल कहे जाते थे, ठीक है। तो मल्ल विद्या के कारण मल्ल कहे जाते थे। तो युवराज का जो कार्य था वो कामकाज में अपने पिता की सहायता करना होता था, ठीक है। जो राजा का पुत्र युवराज जो भविष्य में राजा बनने वाला था, वो अपने पिता के साथ राजकाज में हाथ बटा के जो है राजा के कार्यकाज सीखता था। तो राजा के बूढ़े और अशक्त हो जाने पर जो है सेना का नेतृत्व युवराज ही किया करता था चंदवंश में, चंद शासकों में। तो इस शासनकाल में जो है क्या होता था, जब पिता बूढ़ा हो जाता था तो युवराज ही जो है अपने पिता की अनुपस्थिति में या उसकी बीमारी में होने के कारण जो है नेतृत्व करता था सेना का। कहीं बाहर युद्ध में जाना होता था या दरबार में भी जो राजा के कार्यकाज होते थे वो युवराज निभाता था। रतनचंद और त्रिमल चंद इसके उदाहरण हैं, क्योंकि जब इनका पिता बूढ़ा हुआ था तो रतनचंद और त्रिमल चंद ने जो है अपने पिता के रहते हुए उनकी वृद्धावस्था के कारण जो है राजकाज संभाला था। जब भी राजा किसी बहादुरी के लिए किसी व्यक्ति को ज़मीन रौत में देता था, यानी कि बहादुरी के लिए जो पुरस्कार है, तब वो पुरस्कार स्वरूप भूमि दान करता था, तो युवराज जो है उसमें प्रथम गवाह होता था, ठीक है, कि हाँ मेरे पिताजी ने इनको जो है रौत में ये भूमि दी है करके। इस तरीके से युवराज जो होता था वो पहला गवाह होता था, और कभी कभी उसी ताम्रपत्र को प्राप्तकर्ता के पास पहुँचाता था। और जो युवराज होता था, क्योंकि किसी पे इस चीज़ के लिए भरोसा नहीं कर सकते थे, तो जो युवराज होता था बाप अपने बेटा पे ही भरोसा कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए युवराज ही जो है उस ताम्रपत्र को उस व्यक्ति तक पहुंचाता था जिसके लिए वो ताम्रपत्र या दान भूमि में दी गई होती थी जिसे, ठीक है। तो राजा के बाद युवराज ही सेना का सर्वोच्च सेनापति होता था। तो सर्वोच्च सेनापति राजा के बाद कौन होता था, युवराज होता था। लक्ष्मीचंद की गढ़ देश की सीमावर्ती प्रदेश पर विजय जो है त्रिमल चंद के सेनापतित्व में ही हुई थी, आपने पढ़ा था, है ना। तो भारती चंद के समय जुमला, बजांग, सिरा, थल, ये प्लेसेस हैं उत्तराखंड में। तो जुमला, बजांग, सिरा, थल, ये सब जो हैं, इन सब की विजय
भारती चंद के समय में युवराज रतन चंद ने की थी। ठीक है, भारती चंद के पुत्र था रतन चंद, उसने जो है अपने पिता के रहते हुए ये सब विजय की थी। राजकाज में युवराज की सहायता करने के लिए युवराज के मंत्री होते थे। ठीक है, जैसे राजा है लेकिन वो बूढ़ा हो चुका है और युवराज उसके स्थान पर काम का संभाल रहा है, लेकिन उसको अपने पिता जितना अनुभव नहीं है कार्य संभालने का, तो उसकी जो सहायता है वो मंत्री, जो राजा के साथ मंत्री हैं उनको, तो क्योंकि मंत्रियों को बहुत एक्सपीरियंस होता था, तो मंत्री जो है युवराज की जो है सहायता करते थे राजकाज में। चंदों के दरबार में प्रायः जो अशांति छाई रहती थी। ठीक है, चंदों के दरबार में जो अशांति कलेश छाया रहता था उसके जनक ब्राह्मण मंत्री ही होते थे। क्यों? क्योंकि ये ब्राह्मण ही जो है ब्राह्मण मंत्री जो होते थे, यही लोग जो है राजाओं को या फिर युवराजों को बहकाते थे कि ये राजकाज तुम्हारा होगा, तुम ये करो, ऐसे ऐसे उपाय उनको बताते थे। ज्योतिष लोग क्या करते हैं, इसी तरह से तो लपेटते हैं ना माल, तो वही चीज़ें जो है उस समय पे होती थी। चंद राजाओं के समय मेहरा व फरत्याल उनके परामर्शदाता होते थे, इसके साथ ब्राह्मण व अब्राह्मण। ठीक है, चंद राजाओं के समय मेहरा और फरत्याल, आपको पता है, दो बनाए हुए थे, एक गढ़ टाइप के, मेहरा और फरत्याल। ठीक है, तो ये जो है राजाओं के परामर्शदाता होते थे, ये राजाओं को परामर्श देते थे। इनके साथ ब्राह्मण व अब्राह्मण यानी कि देव, ढेक, करायत, धोबी, टमटे, नाई, ये सब जो है मतलब ब्राह्मण तो होते ही थे, और जो ब्राह्मण नहीं होते थे मतलब देव, ढेक, करायत, धोबी, टमटे, ये सब लोग जो हैं ये लोग भी इनके साथ होते थे, जिन्हें ताम्रपत्रों में क्या क्या कहा गया है, इन लोगों को जो उनके साथ होते थे, पौरी 15 बिस्वा। ठीक है, तो ये जो पौरी 15 बिस्वा होते थे ये भी जो है राजा के परामर्शदाता होते थे, मतलब ये भी राजाओं को परामर्श, क्योंकि परामर्शदाता होना हर किसी तबके के लिए ज़रूरी है, क्योंकि अपने अपने क्षेत्र के लोगों के बारे में जो है परामर्श वही इंसान दे सकता है, कोई दूसरा नहीं दे सकता है। ठीक है, जैसे धोबी वाला समाज है तो उसमें जो भी चीज़ें शामिल करनी होंगी उस समाज में, वो परामर्श सिर्फ धोबी ही दे सकता है, क्योंकि उसको ही अपने एरिया के बारे में ज़्यादा अच्छे से पता होता है। तो यही चीज़ें हैं कि हर एक क्षेत्र का जो है परामर्शदाता होता था राजा के लिए। तो इन्हीं मेहरा और फरत्यालों के 2 आलों में से सारा चंद दरबार निर्भर रहता था। ठीक है, यही 2 मेहरा और फरत्याल जो 2 आल थे, इन्हीं पे सारा चंद दरबार जो है निर्भर रहता था, क्योंकि इनकी ज़्यादा महत्वता यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा गुरु हो गए, पुरोहित, जो पुरोहित होते थे, पंडित जी वगैरह, वैद्य जी, लेखक, लेखक क्यों होते थे, ताकि वो जो है हिस्ट्री लिख सकें, ताम्रकट्टक, जो ताम्र को काटते थे, उत्कीर्णक, जो हमने पढ़ा था, सुधार या सुनारना, जो उत्कीर्ण करते थे, वो भी जो है राज दरबार में सम्मान पाते थे। तो जब जिस आल में, क्योंकि चलो छोड़ो, जब जिस आल, मतलब जो आल कौन होते थे, 4 आल थे ना चंदों के टाइम पे, चौहान और मेहरा, फरत्याल, तड़ागी, इस टाइप से। तो ये जो दल थे या आल जिनको कहा जाता था, मेहरा और फरत्याल, इनका जो है बहुमत होता था, मतलब उसी की इच्छा अनुरूप बख्शी और दीवान का जो है चयन होता था। जैसे बख्शी और दीवान का चयन करना है और मत जो है लिए गए लोगों से, तो बहुमत किसका होगा, ये जो फरत्याल और महराज थे, इन लोगों का ही जो है बहुमत हुआ करता था। दीवान जो है प्रायः ये जोशी हुआ करते थे, जो जोशी लोग होते हैं उन्हीं को अधिकतर दीवान बनाया जाता था। जय कृष्ण जोशी, जैसे कि जय कृष्ण जोशी दीवान थे, शिवदेव जोशी दीवान थे, हरकदेव जोशी दीवान थे। उत्तरवर्ती जो चंद नरेशों के बड़े विख्यात ये लोग दीवान हुआ करते थे। ठीक है, ये हरकदेव जोशी, शिवदेव जोशी, जय कृष्ण जोशी, तो ये लोग जो है उत्तरवर्ती चंद्र नरेशों के बहुत बड़े विद्वान, विख्यात मतलब प्रसिद्ध दीवान हुआ करते थे। फिर है 1765 के सैण मानूर पट्टाभिलेख में शिवदेव जोशी को बक्सी कहा गया है। क्या कहा गया है, बक्सी या बक्सी। तो यहाँ से प्राप्त दीपचंद के समस्त पट्टों में, जो यहाँ से दीपचंद का जो लेख प्राप्त हुए हैं, पट्ट लेख, उसमें मोहन चौधरी को लेखक कहा गया है। 1746 में कल्याण चंद के समय बलीराम चौधरी जो है लेखक था। ठीक है, ये लाइन भी आप एक बार देख लीजिएगा।
1760 में विजयराम साहू भी लेखक था। तो बलीराम चौधरी कौन था? लेखक था। विजयराम साहू कौन था? लेखक था। तो इससे हमें क्या प्रतीत होता है कि ताम्रपत्रों के लेखक जोशियों के अलावा अन्य जातियों के लोग भी होते थे। जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा कि 1746 में कल्याण चंद्र के समय लेखक बलीराम चौधरी था और 1760 में विजयराम साहू ये भी लेखक था। तो जो यहाँ पे बात कही गई है कि सिर्फ जोशी ही जो है लेखक होते थे, तो यहाँ पे ये अपवाद स्वरूप है, क्योंकि यहाँ पर चौधरी भी है और साहू भी है। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि जोशियों के अलावा अन्य लोग भी लेखक, अन्य जाति के लोग भी लेखक हुआ करते थे। दीवान उपाधि जो है ये प्रधानमंत्री के लिए प्रयुक्त होती थी, कि प्रधानमंत्री जो होगा उसके लिए दीवान उपाधि प्रयुक्त होती थी। ठीक है, तो चंद वंश में दीवान उपाधि किसके लिए प्रयुक्त होती थी? प्रधानमंत्री के लिए। मंत्री और बख्शी वंश जो हैं ये परंपरागत होते थे। परंपरागत मतलब ये चलते रहते थे, उसके बाद उसका बेटा बनेगा, फिर उसका बेटा बनेगा, मंत्री का बेटा मंत्री, बख्शी का बेटा बख्शी। तो ये परंपरागत होते थे इनके वंश। शिवदेव जोशी के बाद हरकदेव जोशी वंशानुगत दीवान बना, मतलब शिवदेव जोशी के बाद उसका पुत्र हरकदेव जोशी जो है दीवान बना। दीवान के अलावा छोटे छोटे मंत्री अथवा सचिव भी होते थे। ठीक है, दीवान तो होते ही थे, इसके अलावा छोटे छोटे जो मंत्री होते थे और सचिव ये भी लोग भी होते थे। इनकी संख्या अधिकतम 10 ही होती थी। ठीक है, अधिकतम 10 संख्या होती थी, इन्हें भूमि दी जाती थी। सचिवों में पुरोहित, गुरु पंडित जो ज्योतिषी कहलाते थे, बख्शी, भंडारी, प्रहरी, सेजियाली। तो राजा की जो निजी वस्तुओं का संरक्षक होता था ना, जो राजा की पर्सनल चीज़ें होती थी उनकी देखभाल करने वाले को सेजियाली कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सेजियाली कहा जाता था। तो जो राजा की पर्सनल चीज़ों की रक्षा करते थे उनको सेजियाली कहा जाता था। चौधरी हो गए सुधार और सूत्रधार। ठीक है, सुधार सूत्रधार उत्कीर्णक होते थे ना, ताम्रपत्र लिखने में हेल्प करते थे, बिष्ट होते थे। ठीक है, तो ये लोग भी जो हैं इनमें शामिल रहते थे। इनके अलावा ताम्रपत्र तैयार करने में टमोटा और राजा की निजी ज़मीन जोतने के लिए हलवाहे भी इन्हीं के मध्य से होते थे। जो ये ऊपर हमने जितने भी लोग देखे इन्हीं में से जो है ताम्रपत्र तैयार करने के लिए टमोटा या टमटा लोग होते थे, और राजा की जो निजी ज़मीन जोतने के लिए जो पर्सनल ज़मीन जो जोती जाती थी उसके लिए हलवाहे जो होते थे वो भी इन्हीं के मध्य से होते थे, और इन्हें ही काम के बदले में ज़मीन दी जाती थी। ठीक है, फिर हम पढ़ रहे हैं चंद काल में समूचा राज्य प्रशासन मंडलों में विभक्त था। ठीक है, चंद काल में जो पूरा राज्य प्रशासन मंडल था वो जितना भी पूरा राज्य में प्रशासन था वो मंडलों में विभक्त था। ठीक है, जैसे अभी हमारे पास 2 मंडल हैं, कुमाऊं गढ़वाल मंडल, उसी तरह से चंद काल में भी जो है 2 मंडलों में राज्य प्रशासन विभक्त था, जिसमें एक मंडल तो जो है सामंतों के अधीन रहता था और दूसरा जो है राजा द्वारा शासित किया जाता था। ठीक है, एक मंडल को सामंत के अधीन कर दिया जाता था और दूसरा मंडल जो है राजा द्वारा खुद शासित किया जाता था। मंडल प्रशासन का उल्लेख चंदों के पूर्व बमों के समय में मिलता है। ठीक है, जो पहले बम शासक जो होते थे तो उनके समय भी जो है हमें मंडल प्रशासन देखने के लिए मिलता है। चंद राजा बड़े राजनीतिज्ञ थे। ठीक है, जो चंद राजा थे वो बहुत राजनीतिज्ञ टाइप की प्रवृत्ति के थे। तो उन्होंने जिन जिन राज्यों की विजय की उन लोगों ने, ठीक है, इन लोगों ने जिन जिन राज्यों की विजय की वहाँ के जो शासक हैं उनको अपने अधीनस्थ सामंत के रूप में इन्होंने नियुक्त किया। जैसे इनने अपने पड़ोसी क्षेत्र को जीता तो वहाँ पड़ोसी क्षेत्र में जो राजा होता था उसको इन्होंने अपने अधीन सामंत बना लिया। ठीक है, अपने से नीचे रख दिया इन्होंने, ताकि वो वहाँ पे कार्य भी करते रहें पहले की तरह, लेकिन इस बार वो राजा के लिए कार्य करें जो उनके क्षेत्र को जीता है। तो पृथ्वीचंद्र रजवार बालो कल्याण चंद का मणकोटी सामंत था। जो पृथ्वीचंद्र रजवार था ये कल्याण चंद का जो है मणकोटी सामंत था। भारती चंद ने सोर से बमों को पराजित कर लेने के बाद, जो सोर वाला एरिया था पिथौरागढ़ का, वहाँ से बमों को पराजित किया भारती चंद ने। उसके बाद जो है विजय बम को अपना अधीनस्थ सामंत बनाया। तो भारती चंद ने क्या किया कि जो सोर है, सोर यानी कि पिथौरागढ़ वाले एरिया में उसने बमों को पराजित किया और जो वहाँ का विजय बम शासक था उसको जो है अपने अधीन इसने सामंत बना लिया। किसने? भारती चंद ने। ठीक है, भारती चंद ने। तो सेरा खड़कोट के ताम्रपत्र में ज्ञानचंद को राजा व विजय बम को विरुद्ध रहित सामंत अंकित किया गया है।
ठीक है। जो सेरा खड़कोट का ताम्रपत्र मिला है उसमें ज्ञानचंद को राजा और विजयवंत को विरुद्ध सही रहित सामंत अंकित किया है। यानी कि ज्ञानचंद राजा था और उसका सामंत कौन था? विजयबम। रतनचंद ने सिरा को विजित करने के बाद, जो रतनचंद था उसने सिरा को, डीडी हाट को, सिरा मतलब बहुत बार बता दिया, डीडी हाट वाला एरिया जो है सिरा कहलाता है, ठीक है। तो सिरा को विजित करा जब रतनचंद ने, उसके बाद बसेड़ा राजपूत को वहाँ का सामंत बनाया। यही कार्य पाली पछाऊ, चौगरखा, बारामंडल, कत्यूर घाटी और तराई के प्रांतों में भी किया गया, ठीक है। तो सामंतों को राजा और बारामंडल, कत्यूर घाटी व तराई के प्रांतों में भी नियुक्त किया गया। जो सामंत थे ना, उनको राजा व बारामंडल, कत्यूर घाटी और तराई के प्रांतों में भी इन लोगों को नियुक्त किया गया एज अ सामंत। सामंतों को राजा व रजवार की उपाधि दी। जो सामंत होते थे उनको या तो राजा कहा जाता था या रजवार, ये दो उपाधि उनको धारण करने की छूट थी कि मतलब वो चाहे तो ये दो नाम अपने उसमें जोड़ सकती हैं। तो ये जो सामंत होते थे ये राजा को वार्षिक कर दिया करते थे, ठीक है। जो राजा जिसने उनका क्षेत्र जीता था उसको शासन तो यही करते थे, लेकिन ये लोग क्या करते थे? कर देते थे, ठीक है, राजा को उस क्षेत्र के लिए वार्षिक रूप से ये लोग कर दिया करते थे। युद्ध काल में ये राजा की सैनिक, और ये युद्ध काल में राजा की सहायता भी करते थे और राजा को अपने सैनिक भी प्रदान करते थे, मतलब देते थे युद्ध के लिए। तो इन लोगों को जो है ठक्कुर भी कहा जाता था। इन लोगों को क्या कहा जाता था? ठक्कुर भी कहा जाता था। मंडलों के नीचे देश होते थे। जो मंडल्स हैं, मंडल के नीचे जैसे हमारे वहाँ ज़िले हैं, तो उसी तरीके से मंडलों के नीचे उस टाइम पे क्या होते थे? देश होते थे, ठीक है। तो मंडल के नीचे जो है देश होते थे, जैसे कि तल्ला देश, मल्ला देश, गुम देश, गुरुड़ देश, खरग देश, माल भाबर का देश, पर्वत डोटी का देश, है ना। इस तरीके से जो है देश होते थे मंडल के नीचे। शासन की छोटी इकाइयाँ परगने और गरखे होते थे। मतलब जो शासन की जो छोटी छोटी इकाइयाँ थी वो कौन थी? परगे और गरखे, ठीक है। छोटी इकाइयाँ, जो छोटी इकाइयों में जो आते थे वो परगने और गरखे आते थे। क्या आते थे? परगने और गरखे। जैसे ये परगना, वो परगना, ऐसे कहते हैं ना, क्षेत्र का नाम बोलते हैं। तो छोटे छोटे जो इकाइयाँ थी उनको परगने या फिर गरखे कहा जाता था। परगने ये जो होते थे ये भी दो प्रकार के, जो परगने होते थे दो प्रकार के होते थे। एक तो वो परगने होते थे जो नागरिक अधिकारी के अधीन हुआ करते थे, और दूसरे वो थे जो सैनिक कमांडर बख्शी के अधीन होते थे, ठीक है। तो एक तो परगना क्या था? जो नागरिक अधिकारी के अधीन हो, और दूसरा वो था जो सैनिक कमांडर बख्शी के अधीन होता था। तो नागरिक परगने के अधिकारी को सीकदार और सरीदार कहा जाता था। जो नागरिक परगना था पहला, तो उसका जो अधिकारी था उसको सीकदार या फिर सरीदार कहा जाता था, ठीक है। तो नागरिक परगने के अधिकारी को क्या कहा जाता था? सीकदार या सरीदार कहा जाता था। जगत चंद्र के बरम ताम्रपत्र में बक्सी का परगना का उल्लेख, जो जगत चंद्र का जो बरम ताम्रपत्र मिला है, ठीक है, उसमें जो है बक्सी परगने का उल्लेख हमें देखने के लिए, यानी कि बक्सी परगना जो होगा वो एक छोटी गांव टाइप का या छोटी इकाई जो होगी उस राज्य में होगी बक्सी परगना, ठीक है। चंदों के समय अन्य परगने जो होते थे, चंदों के समय जो अन्य छोटी छोटी इकाइयाँ थी वो कौन थी? काली कुमाऊँ, चंपावत वाला क्षेत्र, ध्यानिरो, चौंभैसी, सोर, सिरा, फलदाकोट, धनियाकाट, छकाता, है ना, कोटली, कोट भाबर, दानपुर, ये नाम सब आपने सुने होंगे अगर आप उत्तराखंड निवासी हैं तो। दारमा जोहार, पाली पछाऊ, कत्यूर, चौगरखा, ठीक है। तो ये सब जो है क्षेत्र उस टाइम पे होते थे। और इनके अलावा भी जो है तराई भाबर में निम्नांकित परगने थे, ठीक है। इसके जो ऊपर जो ये क्षेत्र दिए हैं इनके अलावा भी जो है तराई भाबर में जो है बक्सी हो गया, छिनकी हो गया, माल, बुक्साड़, इस तरह के जो है किलपुरी, मंडिया, इस तरह के तराई भाबर में जो भी जो है परगने देखने के लिए मिलते हैं। तो उद्योग चंद के समय माल का सीकदार जगन्नाथ बरे। अब ये चीज़ याद रखनी है कि उद्योग चंद के समय जो माल का सीकदार था वो कौन था? जगन्नाथ बरे, और सिरा का सीकदार गंगाराम था। इसी प्रकार जगत चंद के समय सिरा का सीकदार शत्रुशाल भंडारी
और कुमाऊं परगने का सीरदार शिवदेव बिष्ट था। ठीक है, तो इसी प्रकार वो कह रहा है जो जगतचंद है उसके समय सीरा यानी कि दीडीहाट का जो सीकदार था वो शत्रुशाल था, भंडारी तथा कुमाऊं परगने का सीरदार शिवदेव बिष्ट था। ठीक है, तो जो बक्सी का परगना माल भाबर में स्थित था, तो वो कह रहा है कि कुमाऊं परगने का सीरदार कौन था? शिवदेव बिष्ट था। कौन था? शिवदेव बिष्ट था। बक्सी का परगना बक्सी का परगना जो है ये भाबर वाले माल में स्थित था, जिसे लक्ष्मण चंद के मूनाकोट ताम्रपत्र, ये मूनाकोट ताम्रपत्र का बहुत बार नाम आता है, तो याद रखिएगा कि मूनाकोट ताम्रपत्र किसका था? लक्ष्मी चंद का। ठीक है, लक्ष्मी चंद का माल बक्सी का इसको परगना कहा जाता था। ठीक है, तो जो लक्ष्मी चंद के मूनाकोट ताम्रपत्र में माल बक्सी का परगना इसे कहा जाता था। मुगलों के शासन में बक्सी सैनिक अफसर होते थे जो शेष अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों को वेतन चुकाते थे। अतः चंदों के समय भी सैनिक अफसर होने के नाते, ठीक है, तो चंदों के समय पे भी सैनिक अफसर के होने के नाते जो है बक्सी की नियुक्ति माल परगने में की जाती थी। ठीक है, ये क्या कह रहा है यहाँ पे? ये कह रहा है कि चंदों के समय जो है जो सैनिक अफसर होने के नाते बक्सी की नियुक्ति माल परगने में की जाती थी। क्यों? क्योंकि वहाँ बाहरी आक्रमणों का जो है खतरा हमेशा रहता था। संभवतः इनके अधीनस्थ छोटी छोटी सैनिक टुकड़ियाँ भी रखी जाती थी। ठीक है, तो इसीलिए जो है इनके समक्ष क्या रखी जाती थी? छोटी छोटी सैनिक टुकड़ियाँ भी रखी जाती थी। तो उसके अलावा है कि इनका जो है अपना एक कार्यालय भी होता था। तो प्रत्येक परगने में एक खजांची हो गया, ताम्रपत्रों का लेखक हो गया, उत्कीर्ण सूत्रधार हो गया, ठीक है, धार्मिक सीकदार हो गए, तो ये सब लोग जो हैं रहते ही थे। परगनों से प्राप्त समस्त नगद और अनाज के रूप में मिली मालगुजारी का प्रबंध कौन करता था? सीकदार करते थे। जिस स्थान पर ये वस्तुएं एकत्र की जाती थी, ठीक है, जहाँ पे ये चीज़ें मिलती थी, जितना भी नगद हो गया, अनाज, ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो मिलती थी या जहाँ से एकत्र की जाती थी उसे क्या कहा जाता था? भंडार कहा जाता था उसे। जैसे अभी भी हम जहाँ पे ये चीज़ें स्टोर करते हैं तो उसको भंडार कहा जाता है, तो उस टाइम पे भी जो है भंडार कहते थे। और उसके प्रभारी को भंडारी, जो भंडार का प्रभारी होता था उसको भंडारी कहते थे। ठीक है, उसको क्या कहते थे? भंडारी कहते थे। तो जो भंडारों में जमा अनाज को राजा के पास पहुंचाने के लिए कैनी, अब जो भंडार में अनाज जमा होता था वो अनाज राजा के पास पहुंचाने के लिए कैनी नामक खसिए होते थे। कौन होते थे? कैनी नामक खसिए होते थे, जिनका खाने पीने का खर्च जो है कौन उठाता था? प्रधान उठाते थे। ठीक है, जो ये कैनी खसिए होते थे जो राजा को सामान देते थे या पहुंचाते थे, तो उनके खाने पीने का खर्च जो है प्रधान उठाता था। उन्हें प्रधानों द्वारा बकरा, घी, चावल, आटा, नमक आदि ये सब चीज़ें दी जाती थी। ठीक है, जगतचंद के बरम ताम्रपत्र में सीरा यानी कि डीडीहाट के भंडार का उल्लेख है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है हमें उसके शासनकाल में देखने के लिए मिलती हैं। जिस परगने की भूमि राजा द्वारा किसी और को रौत में दी जाती है, उसका हस्तांतरण करते समय परगने का सीकदार को राजा के समक्ष उपस्थित रहना पड़ता था तथा ताम्रपत्र का गवाह वह भी होता था। ठीक है, तो ताम्रपत्र के गवाह के लिए कौन? ये भी होता था। कभी कभी सीकदार ही प्रदत्त ताम्रपत्र को डोनी तक, तो वैसे हमने आगे पढ़ा था कि युवराज गवाह देता है और युवराज ही जो है ताम्रपत्र जो है वहाँ तक पहुँचाता है जिसके लिए वो होता है। लेकिन कभी कभी जो सीकदार थे वो भी जो है ताम्रपत्र को आदाता तक पहुँचाता था। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं उस टाइम पे हुआ करती थी। तो हमने यहाँ तक जो है देख लिया है। ठीक है,
इसके बाद हम देखते हैं कि अभी टाइम कितना हो गया है। चलो कोई नहीं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे ये है कि जो चंदकाल में जो समूचा राज्य प्रशासन था ये मंडलों में विभक्त था। ठीक है, ये चीज़ें हमने देख ली थी। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद हम पहुँचे थे यहाँ पे कि जो परगने जो होते थे गरखों में विभक्त। अब जब हमने बोला था कि जो छोटी इकाइयाँ होती थी वो परगने होती थी ना, छोटी छोटी इकाइयाँ, उसके अलावा परगने होते थे। अब परगनों से भी जैसे जिला होता है, फिर ब्लॉक होता है, फिर तहसील होती है, फिर पंचायत होती है ना, तो इसी तरह से जो है फिर परगने के जो नीचे था वो क्या था, गरखे। तो परगनों के नीचे जो है गरखे होते थे। काली कुमाऊँ और माल भाबर में जिन्हें पट्टी कहते थे, काली कुमाऊँ और माल भाबर को क्या कहा जाता था, पट्टी कहा जाता था। तो उन्हीं का सोर, सिरा तथा अन्य परगनों में गर्क कहते थे। ये देश से जो है छोटे थे, ये देश से छोटे होते थे। जगत चंद के बरम ताम्रपत्र में सिरा परगने के अंतर्गत, ठीक है, जो जगत चंद का बरम ताम्रपत्र है उसमें सिरा परगने के अंतर्गत पर्वत डोटी का देश तथा उसके अंतर्गत कसान के गरखे का होना सूचित है। किसका? कसान के गरखे का होना सूचित है। इसी प्रकार बाज बहादुर चंद के उर्ग ताम्रपत्र में सोर को परगना, मतलब जो बाज बहादुर चंद था ना, हमने बाज बहादुर चंद जिसके नाम पे बाजपुर नाम पड़ा था, तो जो बाज बहादुर चंद था उसके उर्ग ताम्रपत्र में, ठीक है, जो बाज बहादुर चंद का उर्ग ताम्रपत्र में है उसमें सोर वाले एरिया यानी कि पिथौरागढ़ को परगना कहा गया है। और उसके अलावा उद्योग चंद का जो बड़ालू ताम्रपत्र मिला है उसमें सोर को गरखा कहा गया है। यानी कि परगना तो बड़ा होता है और गरखा परगने से छोटा होता है ना। तो यानी कि जो परगने होते हैं जो गरखों में विभक्त होते हैं, मतलब परगने से छोटी इकाई गरखा है। ठीक है, तो बाज बहादुर के समय पे तो सोर वाले एरिया यानी कि पिथौरागढ़ वाले एरिया को उर्ग मतलब परगना कहा जाता था। लेकिन उद्योग चंद का जो हमें बड़ालू ताम्रपत्र मिला है उसमें जो है सोर को यानी कि पिथौरागढ़ वाले एरिया को गरखा कहा गया है। और लक्ष्मण चंद का जो मूनाकोट ताम्रपत्र हमें मिला है उसमें क्या कहते हैं, गांव कहते हैं। ठीक है, लक्ष्मण चंद्र के मूनाकोट ताम्रपत्र में गांव कहते हैं। अब आपको यहाँ पे 3 चीज़ें याद करनी है। एक तो बाज बहादुर चंद का उर्ग ताम्रपत्र यानी कि ठीक है, एक तो आपको बाज बहादुर चंद का उर्ग ताम्रपत्र याद करना है कि उर्ग ताम्रपत्र किसका है, बाज बहादुर चंद का है। बड़ालू ताम्रपत्र की बात करेंगे तो उद्योग चंद का है। और अगर मूनाकोट ताम्रपत्र की बात हो रही है तो वो लक्ष्मण चंद का है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं इसमें। गरखे के प्रशासन को नेगी कहते थे। जो गरखे का मतलब यानी कि परगने से छोटा गरखा होता था। अब जैसे हमारे वहाँ जिला है, पंचायत है ना, तो सबसे छोटी इकाई पंचायत है, तो पंचायत के भी अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना। अब मतलब जो छोटा तबका होगा वहाँ पे भी एक अपनी चल रही होगी सभा। तो उसी तरीके से जो गरखे के प्रशासक को जो है नेगी कहते थे। जो गरखे का प्रशासक होता था उसको नेगी कहा जाता था। और सोर का नेगी कौन था, शिरोमणि जोशी। सोर यानी कि पिथौरागढ़ का जो गरखा प्रशासक था वो कौन था, शिरोमणि जोशी। इससे ज्ञात होता है कि नेगी पद जो है नाम था। ठीक है, मतलब यहाँ पे बोला है कि जो गरखे के प्रशासक होते थे उनको नेगी कहते थे। और सोर का जो नेगी था यानी कि जो प्रशासक था, ठीक है, एक प्रशासक यानी कि एक अधिकारी को नेगी कहा जा रहा है, यानी कि वो नाम है उसके पद का, तो नेगी। और पिथौरागढ़ का नेगी यानी कि पिथौरागढ़ का प्रशासक। ठीक है, अगर नेगी कह रहे हैं तो उसका मतलब है प्रशासक। तो पिथौरागढ़ का जो नेगी है वो शिरोमणि जोशी था। इससे ज्ञात होता है कि जो नेगी पद था वो पद ना होके क्या था, वो एक नाम था, ना कि किसी जाति नाम। तो नेगी की नेग या दस्तूर, और जो नेगी होते थे, जो प्रशासक होते थे, उनको लोगों से नेग मिलता था या फिर दस्तूर मिलता था। मतलब लोगों ने नेग वेग या फिर दस्तूर वगैरह देते रहते थे। किनको, नेगी लोग को। हो सकता है नेग दस्तूर मिलने के कारण ही उनको नेगी कहा जाता हो, है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो ये लोग कौन होते थे, प्रशासक होते थे। अर्थात नेगी कोई कास्ट वास्ट नहीं थी, ये एक प्रशासक का एक पद का नाम था। ठीक है, जैसे डीएसपी एक पद का नाम है, तो इसी तरह से नेगी भी जो है पद का नाम होता था। बाद में इसको एक कास्ट के रूप में जो है बना दिया गया होगा।
तो गरखे जो हैं, अब परगने गरखों में विभक्त थे, अब गरखे भी जो है फिर से गाँव में विभक्त थे, जिनके प्रमुख या फिर मुखिया को सयाना कहा जाता था या बूढ़ा कहा जाता था। ठीक है, अब गरखे किस में विभक्त थे? गाँव में विभक्त थे, जिनके मुखिया को या सयाना या फिर बूढ़ा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सयाना या फिर बूढ़ा। तो दारमा जौहर में ग्राम के जो मुखिया थे, दारमा जौहर घाटी है ना, तो वहाँ पे जो गांव का मुखिया था उसको बूढ़ा कहते थे। और पाली परगने और सल्ट क्षेत्र में, यानी कि जो पाली वाला परगना था और जो सल्ट वाला एरिया था, वहाँ पे उसको जो है सयाना कहा जाता था। तो इनसे छोटा और इनसे भी छोटा, यानी कि जो सयाना थे इनसे भी छोटा थोकदार होता था। बूढ़ा और सयाना अपने गांव के जो है न्यायाधीश भी होते थे, यानी कि न्याय भी करते थे। कौन? बूढ़ा और सयाना जो है ये न्याय भी करते थे। तो जहाँ पर बैठकर ये पंचायत करते थे या जहाँ पर बैठ के ये लोग न्याय करते थे, उसे क्या कहा जाता था? उसे बूढ़ा चौरा कहा जाता था। उसे क्या कहा जाता था? बूढ़ा चौरा कहा जाता था। काली कुमाऊँ में भी बूढ़ा होते थे, जो चंपावत का काली कुमाऊँ वाला एरिया है वहाँ पे भी बूढ़ा होते थे। इन्हें अपने अधीनस्थ गांव से अनाज के रूप में, तो यहाँ पे जो बूढ़े होते थे इनको जो है, जो इनके अधीनस्थ लगे हुए जो इनसे गांव होते थे, वहाँ से इनको अनाज जो है दस्तूर के रूप में मिलता था। तो कल्याण चंद के 1746 ईस्वी के, तो अब यहाँ पे एक और ताम्रपत्र या पट्टाभिलेख मिल जाता है कि कल्याण चंद का, तो कल्याण चंद का जो है 1746 ईस्वी के सैड़मानूर पट्टाभिलेख से पता चलता है कि उस समय लच्छी गुसाई मनराल, क्या लच्छी गुसाई मनराल वहाँ के 16 गांव का सयाना होता था। ठीक है, इनका जो कार्य था वो इनका मुख्य कार्य जो था वो प्रधानों के मार्फत मालगुजारी वसूल, यानी कि प्रधानों का नाम लेकर जो है मालगुजारी वसूल करना जो है इनका काम होता था। ठीक है, प्रधान के अधीन कोटाल होते थे, कोटाल भी एक होते थे एक। ठीक है, तो प्रधान के अधीन कौन होते थे? कोटाल और प्रहरी। ठीक है, तो ये दो लोग जो थे प्रधान के नीचे होते थे, एक तो कोटाल और एक प्रहरी होते थे। तो जो कोटाल का काम क्या होता था कि प्रधान के अधीन काम करना। ठीक है, काम करके जो है लगान विषयक हिसाब किताब रखना, ये जो कोटाल का काम होता था राजा के साथ रह के। प्रत्येक गांव में प्रहरी भी होता था। ठीक है, जो गांव की चौकीदारी किया करता था। अब जो गांव की चौकीदारी करता था उसको क्या कहा जाता था? पौरी, यानी कि पौरा करने वाला, जो गांव की चौकीदारी करता था। ठीक है, वहीं डाकिया भी होता था, वह राजा को गल्ला चहाड़ा, यानी कि उपज का 6वां भाग। गल्ला चहाड़ा मतलब, इसका मतलब आ जाता है पेपर में, गल्ला चहाड़ा क्या है? तो गल्ला चहाड़ा क्या है? ये जो उपज का जो है 6वां भाग वसूल करते थे ना ये लोग, 6वां भाग उन देना पड़ता था बेचारे गरीबों को, तो वही जो है गल्ला चहाड़ा था, 6वां भाग देना चहाड़ा। डॉक्टर श्यामलाल के अनुसार राजा सर्वोच्च न्यायाधीश होता था, किसी भी देशद्रोही उपद्रवी। अब जो डॉक्टर श्यामलाल जी क्या कहते हैं कि जो राजा था वो सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। ठीक है, जो राजा होता था वो सर्वोच्च न्यायाधीश होता था, किसी भी देशद्रोही उपद्रवी और राज विरोधी को जो है ये लोग फांसी दे सकते थे। ठीक है, राजा जो है सर्वोच्च न्यायाधीश होता था, तो ये जो है किसी को भी फांसी दे सकता था, जिसे सूली का डांडा कहा जाता था। अब यहाँ पे ये चीज़ याद रखने लायक है और दिमाग में बैठाने लायक है कि सूली का डांडा किसे कहा जाता था। तो सूली का डांडा किसे कहा जाता था कि जो राजा होता था वो सर्वोच्च न्यायाधीश होता था, और अगर कोई अपराध करता था, देशद्रोही करता था, उपद्रव मचाता था उसमें समाज में, तो उसको राजा जो है फांसी पे चढ़ा सकता था। ठीक है, और ये जो फांसी पे चढ़ाने वाली जो बात है ये कहाँ घटित होती थी? ये घटना ये ऊंचे पहाड़ पर दी जाती थी। ठीक है, तो ये जो फांसी की जो घटना है ये कहाँ दी जाती थी? एक ऊंचे पहाड़ पर दी जाती थी, जिसे क्या कहा जाता, जिस प्लेस को सूली का डांडा कहा जाता था। तो सूली का डांडा किसे कहा जाता था? राजा द्वारा किसी अपराधी व्यक्ति को ऊंची पहाड़ में दिया जाने वाला फांसी की जो सज़ा थी उसको सूली का डांडा कहा जाता था। इनके अलावा न्योवाली बिस्टाली नामक कचहरियाँ भी होती थी। ठीक है, इनके अलावा क्या होती थी? न्योवाली बिस्टाली नामक कचहरियाँ भी होती थी। पंचनवीशी नामक पंचायती कचहरी भी चंदों के समय में थी। ठीक है, तो इनके अलावा जो है न्योवाली और बिस्टाली नामक कचहरियाँ होती थी। मतलब एक तो था कि सूली का डांडा, कोई अपराध करता था और अगर
ऐसा फैसला होता था पंचायत उसमें कि इसको फांसी दे दी जाए, तो राजा जो है सर्वोच्च न्यायाधीश होता था और उसे फांसी भी देने का अधिकार था, और वो जो है ऊंची पहाड़ी पर जाकर शूली का डांडा नाम से जो है उसको फांसी दे देता था। इनके अलावा न्योवाली बिस्टाली, आपने पढ़ा है कि जो न्योवाली थी वो आम जनता के लिए होने वाली कचहरी थी या न्यायालय था, और जो बिस्टाली होती थी वो सैनिकों के लिए लगने वाली कचहरी होती थी। पंचनवीशी, अब बात करें हम पंचनवीशी की, तो पंचनवीशी जो है ये पंचायती कचहरी होती थी। इम्पॉर्टेंट है, पंचनवीशी क्या थी? पंचायती कचहरी थी जो कि चंदों के समय में थी। ठीक है, तो पंचनवीशी क्या होती थी? तो याद रखिए कि पंचनवीशी जो है ये चंदों के समय में होने वाली पंचायती कचहरी होती थी। जो पंचायत नहीं बैठती है किसी फैसला लेने किसी कांड पर, तो उस टाइम पे जो है उसी तरह से पंचायती कचहरी भी हुआ करती थी। इसी को जो है चार थान भी कहते थे। तो इसी को जो है इसी पंचायती कचहरी को चार थान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चार थान कहा जाता था। दंडाधिकारी जो होता था, ये सारी पॉइंट्स याद करने वाले हैं। कौन कौन से पॉइंट्स से बताऊँ याद करने वाले? एक तो शूली का डांडा याद करने वाला है, न्योवाली बिस्टाली, ये 2 टर्म्स याद करने वाली है, पंचायती कचहरी याद करने वाली टर्म है। ठीक है, चार थान किसे कहते थे ये भी याद करने वाली टर्म है। उसके अलावा दंडे किसे कहते थे? ठीक है, डंडे किसे कहते थे? तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो दंड अधिकारी, जो दंड देने वाला अधिकारी होता था उसको डंडे कहा जाता था। विजय चंद्र के पाभे ताम्र, अब एक विजय चंद्र का हमारे पास पाभे ताम्रपत्र देखने के लिए मिलता है, तो उसमें कई बिष्ट को, तो कर्ण बिष्ट को डंडे कहा गया है। ठीक है, दंडे यानी कि जो दंड अधिकारी होता था उसको डंडे कहा जाता था। ठीक है, तो विजय चंद्र के पाभे ताम्रपत्र में कर्णबिष्ट को जो है डंडे कहा गया है। कर्णबिष्ट को डंडे क्यों कहा गया है? क्योंकि ये दंड अधिकारी रहा होगा, तो इसलिए इसको कर्णबिष्ट का डंडे कहा गया है। ठीक है, तो इस शब्द की नियुक्ति दाढ़ से हुई है, जो दंड का ही एक अपभ्रंश रूप है। किससे हुई है? तो इसकी जो सॉरी गाइस यार, ये कॉल आ गई बीच में। तो इसकी जो उत्पत्ति हुई है तो ये डांड से हुई है। किससे हुई है इसकी उत्पत्ति? डांड से हुई है, जो दंड का ही एक अपभ्रंश रूप है। ठीक है, डंडे यानी कि डांड से हुई है, जिसे दंड ही कहा जाता है, या दंड का अन्य नाम दाण। ठीक है, तो इस तरीके से तो छोटे छोटे झगड़ों के लिए अर्थदंड वसूल किया जाता था। जैसे छोटे मोटे झगड़े अगर किसी के वहाँ हो रहे हैं और उसके लिए पंचायत बैठ रही है, तो उनमें जो है हल्का फुल्का जुर्माना वसूल किया जाता था। ठीक है, ऐसी कोई बहुत तगड़ी सज़ा उसमें नहीं दी जाती थी। हल्के फुल्के मसलों के लिए एक नॉर्मल सा आपको इतने रुपए जो है जुर्माना भरना पड़ेगा, इस तरीके से जो है मामला सुलझाया जाता था। तो और बड़े अपराध के लिए अपराधी को स्वयं कारागार में डाल दिया। अगर अपराध ऐसा है जो माफ़ नहीं किया जा सकता या उस व्यक्ति द्वारा दोबारा किया जा सकता है, तो इस कंडीशन में जो है कारागार में, जेल में व्यक्ति को डाल दिया जाता था। फांसी की सज़ा जो है पेड़ पर लटका कर दी जाती थी तथा जीवित ही बोरों में डालकर, या एक तो फांसी की सज़ा लटका के देते थे ऊंची पहाड़ी पर, या फिर उनको जिंदा ही बोरों में डालकर नदी में फेंक देते थे। ठीक है, तो इस तरह की सज़ा उस टाइम दी जाती थी। सीराकोट उस समय का कुख्यात कारागार था। जो सीराकोट है, आजकल जो सीराकोट है, उस समय पे ये कारागार हुआ करता था। तो यहाँ पे जो है कारागार, इसी कारागार में जो है लोगों को बंदी बना दिया जाता था, जिसमें राजा दीपचंद और उसके 2 पुत्रों को भी रखा गया था। ऐसा कहा जाता है कि इसमें राजा दीपचंद और उसके 2 पुत्रों को भी रखा गया था कारागार में। कौन से कारागार में? सीराकोट का जो कारागार है उसमें दीपचंद और उसके 2 पुत्रों को भी रखा गया था। ठीक है, उसके अलावा हम देख रहे हैं कि जो राजधानी है इसमें गुप्तचर प्रणाली स्थापित थी, यानी कि गुप्तचर जो है हमेशा रहते थे उसमें। तो गुप्तचर प्रणाली यहाँ पे जो है हुआ करती थी। गुप्तचरों के माध्यम से आंतरिक अशांति, बाह्य आक्रमणों की सूचना जो है राजा को, यानी कि जो ये गुप्तचर थे ये चारों तरफ फैले रहते थे, और आस पड़ोस से अगर कहीं से अशांति की खबर है या फिर बाह्य आक्रमण का कोई भी सूचना अगर होती है तो वो गुप्तचर आके राजा को बताते थे। बाह्य हमलों के समय चंद राजा जो है
जासूसों को भी साथ ले जाए। अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना कि जो गुप्तचर हैं वो भी साथ जाया करते थे राजाओं के, तो वो इन्हीं कामों के लिए जाया करते थे ताकि युद्ध में जो है हेल्प हो सके। तो जगत चंद के बरम ताम्रपत्र में देखिए बहुत बार ये ताम्रपत्रों का आ गया कि जगत चंद का बरम ताम्रपत्र, लक्ष्मी चंद का मूना कोट ताम्रपत्र, इस तरीके से बहुत बार नाम आ चुके हैं। तो जितने ज़्यादा बार नाम आएंगे उतना ज़्यादा आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठेंगी कि किसका कौन सा ताम्रपत्र था। ठीक है, तो जगत चंद का जो है बरम ताम्रपत्र था, जिसमें बधानगढ़ की चढ़ाई के समय वीरेश्वर जोशी वैद्य कुड़िया के द्वारा जासूसी करने का उल्लेख हमें मिलता है। वीरेश्वर जोशी हमने पढ़ा था ना पिछले उसमें कि ये जासूस था करके, इसको इनाम भी मिला था। तो गुप्तचरों का काम प्रायः जो है वैश्याएँ परिवाजक, मतलब जो वैश्याएँ होती थी, क्योंकि वैश्याएँ आराम से किसी भी जगह जा सकती हैं, मर्दों को वो कर सकती हैं, मतलब उनसे अपने तरीके से जो है बातें निकलवा सकती हैं, है ना। तो उनको मद्यपान करा के या उनको ऐसी उनकी कंडीशन करके उनसे जो है बातें जो है निकलवा सकती हैं कि क्या उनके राज्य में योजना बन रही है सामने वाले के लिए, है ना। तो इसीलिए जो है वैश्याओं को, परिव्राजकों को, और जो ये राज्य वैद्य होते थे कि वैद्यगिरी करने के बहाने ये जो है बातें सुन के आते थे, तो गुप्तचर का कार्य करते थे। तो इसके लिए इन्हीं लोगों को जो है रखा जाता था। गढ़वाल में फिकवालों यानी कि भीख मंगे जो होते थे, भीख मांगने वाले, उनसे भी जो है गुप्तचरी गढ़वाल वाले करवाते थे। तो रनिवासों में महिलाएं गुप्तचर होती थी। जो रानी का जो वास करने वाला रानी का कमरा होता था, वहाँ पे महिला गुप्तचर भी होती थी। राज दरबार में होने वाले तरह तरह के संयंत्रों का जो है पता लगाने के लिए गुप्तचर रखे जाते थे। ठीक है, जो बहुत से संयंत्र होते थे उनका पता लगाने के लिए भी जो है गुप्तचर रखे जाते थे राज दरबार में। तो आपने बहुत सी मूवीज़ में देखा होगा ना इस तरीके से कि कैसे गुप्तचर होते हैं करके। तो वही चीज़ें हिस्टोरिकल मूवीज़ में आपने देखा होगा कैसे कैसे वैश्याएँ होती, परिव्राजक होते हैं, राजवैद्य भी जो है कई बार जासूस होते हैं। तो इसी तरीके से जो है उसमें हमने चंद्र प्रशासन में देखा ये सब चीज़ें उस टाइम पे तो होती थी। तो हमने आज चंद्र शासन देख लिया है। इसके बाद हम अगली चीज़ देखेंगे। तो ये हमारा जो चैप्टर है ये कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद हम परमार वंश स्टार्ट करेंगे गढ़वाल का। और आपको तब तक, मतलब अभी तक आपको बहुत नॉलेज हो गई होगी चंद्रवंश के बारे में। इससे पहले जो नए लोग हैं यहाँ पे, नए बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं, उनको शायद कुछ भी ना पता हो, एटलीस्ट उनको थोड़ी बहुत नॉलेज जो है इन वीडियो से हो रही होगी। ठीक है, तो अगर आप अपनी बुक्स पढ़ेंगे तो आपको 2-3 बार आप बुक्स अपनी देखिए, अजय रावत देखिए, या अन्य कोई बुक है आपके पास इतिहास की, उत्तराखंड की, तो वो बुक आप रेफ़र कीजिए, तो उससे जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।